हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल कन्वर्जेंट थिंकर में। आज हम बात करेंगे अमरूद, गुआवा, बीही, जाम, जामफल आदि नामों से जाने वाले फल के बारे में। ये फल बहुत ही अच्छा, मीठा, खट्टा एवं डाइजेस्टिव होता है। इस फल के बारे में आपको पता है कि ये स्पेनिश वासियों के द्वारा 1600 ईस्वी में भारत लाया गया था। अब आपको बात करते हैं गुआवा के बारे में। करते हैं कि अमरूद को दूसरे और किस नाम से जानते हैं, तो अमरूद को हम एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं, गरीबों का फल के नाम से भी जानते हैं। बॉटनिकल नेम पिसीडियम गुआजावा, फैमिली माइटेसी। ऑरिजिन नेटिव प्लेस या जन्म स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका रीजन स्टैंडिंग फ्रॉम पेरू टू चिली। तो कहीं कहीं बुक्स में पेरू भी पढ़ने को मिलता है, चिली भी और ट्रॉपिकल अमेरिका भी। तो इसके तीनों उत्तर सही हो सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर 22। क्लाइमेट जलवायु ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। टेम्परेचर तापक्रम 15 से 46 डिग्री सेल्सियस, 15 टू 46 डिग्री सेल्सियस। पीएच की बात करें तो पीएच फैक्टर जो है, सॉइल का पीएच जो है वो अमरूद की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी फैक्टर है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि उसमें उकटा मतलब बिल्ट बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी। गुआवा इज ए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, मतलब सूखा सहनशीलता है इसमें। ये सूखा सहन करने वाली क्रॉप है, मतलब इरिगेशन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर सूखा रहता है तो ये क्रॉप आसानी से पनप सकती है। अब हम करते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट जैसे मैं आपको बताती आई हूँ कि तोड़ाई के बाद भी फल रेस्पायर करते हैं, श्वसन क्रिया होती है तोड़ाई के बाद भी फलों में। तो जिन फलों की श्वसन क्रिया रेस्पायरेशन रेट तोड़ाई के बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है उसको क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। तो गुआवा जैसी तोड़ाई करते हैं तो इसकी रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है, तो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट हुआ। गुआवा इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब इसको प्रकाश अवधि का या इस पे कितनी रोशनी इसको चाहिए उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए डे न्यूट्रल है। गुआवा में जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिलिस होता है। एंटोमोफिलिस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इंसेक्ट या बर्ड्स के द्वारा किया गया पॉलिनेशन। अब जो गुआवा वैसे तो बीज वाला फल है, छोटे छोटे बीज आते हैं, लेकिन कुछ गुआवा सीडलेस भी होते हैं, बीज रहित भी होते हैं। तो जो बीज रहित गुआवा होते हैं, जो बीज रहित होती है गुआवा में, वो ऑटोप्लॉइडी के कारण होती है। और इसका जो सीडलेस का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2n = 3x = 33। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है वो क्या होता है। तो ये एयर लेयरिंग एंड स्टूलिंग, दो इसके कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड होते हैं, जिसमें एयर लेयरिंग जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं गूटी बांधना। ठीक है। स्टूलिंग जो है इसको माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें जो एक हिस्सा डगाल को झुकाते हुए, इसमें स्टूलिंग माउंट लेयरिंग में एक डगाल को झुकाते हुए जमीन में थोड़ा सा दबा देते हैं और उसको मिट्टी से ढांक देते हैं, और फिर जब उसमें जड़ें आ जाती हैं तो उतना हिस्सा अलग करके फिर से वहां एक नया पेड़ पनप जाता है, इसको माउंट लेयरिंग बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ईयर लेयरिंग की, माने गूटी बंधन की। तो जो टाइम होता है ईयर लेयरिंग या गूटी बंधन का वो जुलाई टू अगस्त होता है। ईयर लेयर्स जो होते हैं, मतलब लेयरिंग से जो पौधे तैयार होते हैं वो 2 से 3 साल में फलन के लिए तैयार हो जाते हैं, माने फल फूल आना शुरू, फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। प्लांटिंग स्पेस 6 × 6 मीटर। जैसा हर बार कहते हैं कि फ्रूट प्लांट्स के लिए एक जो अप्रोप्रिएट पिट साइज होती है, गड्ढे का एक बराबर मेजरमेंट होता है, तो वो 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा होना चाहिए। अगर हम जैसे आजकल देख रहे हैं कि एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग चलती है, तो अगर हम गुआवा को हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाते हैं तो उसका TSS, टोटल सॉलिड सॉल्युबल जो पार्ट है, मतलब जो गूदे का पार्ट है वो कम हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, मिठास कम हो जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड कम हो जाता है, लेकिन ट्रीटेबल एसिडिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माने फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे गुआवा के अच्छे पेड़ बनाने के लिए। उसके लिए अगर हम गुआवा हमारा देखिए आप, मैंने प्लांट इन एज इन ईयर्स और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हम देंगे। तो अगर 1 साल का पौधा है तो 50 ग्राम N2 नाइट्रोजन, 40 ग्राम P2O5 मतलब फॉस्फोरस, और 30 ग्राम K2O पोटेशियम ऑक्साइड।
अगर 2 से 6 साल का पौधा है तो 2 से 6 साल की उम्र के बीच में हम उतना ही फर्टिलाइजर इसमें डालेंगे जो हर साल डालते आए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाएगी 50 है तो 55 तो +50, लेकिन P2O5 और K2O वही रहेगा जो हम पहले साल में देते आए हैं, 40 ग्राम और 30 ग्राम। लेकिन जैसे ही पौधा 7 साल या 7 साल से बड़ा होता है तो नाइट्रोजन 350 ग्राम, P2O5 280 ग्राम और K2O 210 ग्राम डलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो गुआवा का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो माने पुष्पक्रम वो सॉलिटरी होता है। और जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये सॉलिटरी, ये जो फोटो लगा हुआ है ये सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस का है। इसमें पत्तों के पास से ये फ्लावर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और इंसाइम देखिए, और इंसाइम ऑफ 2 और 3 फ्लावर्स ऑन द करंट सीजन ग्रोथ इन द एक्सेल ऑफ द लीव्स, माने जो इस सीजन की जो ग्रोथ है, करंट ग्रोथ है, उसके जो पत्तियों का जोड़ है वहां से ये फूलों का निकलना और यहीं का फल का बनना। अब हम कहते हैं फ्रूटिंग पीरियड क्या होता है। या तो जैसे हमने पौधा लगाया है तो उससे 2-3 वर्ष उसका फ्रूटिंग पीरियड रहेगा, या फिर फूल आने के 5 महीने के बाद ही उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर हम एक सीडलेस वैरायटी का प्लांट लगाया है तो उसमें हमेशा 2 प्रकार के हमको फल मिलते हैं। एक सीडलेस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक पार्शियली सीडेड, माने उसमें कुछ कुछ बीज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाहर ट्रीटमेंट की। बाहर ट्रीटमेंट या बाहर जो है वो अमरूद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब बात करते हैं बाहर, मृग बाहर। मृग बहार जो होती है उसका फ्लावरिंग टाइम होता है जून जुलाई। फ्रूटिंग टाइम माने फल आने का समय होता है नवंबर से जनवरी। और इसके जो फ्रूट्स बनते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो एक्सीलेंट माने बहुत अच्छी होती है। जनरली इसी समय हमें बाजार में अमरूद उपलब्ध भी रहते हैं। दूसरी है अम्बे बहार। अम्बे बहार जो है उसका फ्लावरिंग माने फूल आने का समय है फरवरी से मार्च। फ्रूटिंग टाइम फल बनने का समय है जुलाई से सितंबर। और उसके जो फलों की क्वालिटी या उस गुणवत्ता रहेगी वो वाटरी और पुअर रहती है। तीसरा है हस्तबहार। हस्तबहार जो है उसका फूल आने का या फ्लावरिंग टाइम है अक्टूबर। फ्रूटिंग टाइम है फेब अप्रैल, माने फरवरी से अप्रैल तक इसमें फल आते हैं। और फलों की जो क्वालिटी रहती है वो अच्छी रहती है, लेकिन जो उपज होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर क्वेश्चन है कि हम कौन सी बहार लेते हैं अमरूद में, तो हम मृग बहार लेते हैं अमरूद में। अब हम बात करते हैं बाहर ट्रीटमेंट की। तो बाहर ट्रीटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन है, केमिकल रिकमेंडेशन जो है वो है फूल आने के समय हमें फूल जो ब्लॉसम जो फूलों की बाहर आती है उसको हमें अगर झड़ाना है तो उसके लिए हमें नेप्थेलिक एसिड या फिर NAD या 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी बाहर शुरू से ही कंट्रोल में रहे तो उसके लिए जैसे ही हम प्रूनिंग माने सदाई और छटाई करते हैं मई में अपने पेड़ की हेडिंग बैक मतलब काट देते हैं अच्छे से, उसके बाद हमको नेप्थेलिक एसिड at the rate of 400 to 800 ppm, इथोफिन at the rate of 1000 to 500 ppm या फिर यूरिया 15 से 20% तक का छिड़काव करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गुआवा को हम कहाँ रख सकते हैं, माने किस कंडीशन पे स्टोरेज कर सकते हैं। अगर हमने तोड़ दिया है तो गुआवा स्टोरेज की जो कंडीशन होंगी वो 4 वीक्स के लिए, 4 सप्ताह के लिए हम 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे 80 से 90 तक ह्यूमिडिटी हो वहां पर स्टोर कर सकते हैं। अब गुआवा में एक जनरली बहुत ही टेक्निक चली है जो अक्सर हमको सुनने में आती है, उसको बोलते हैं मीडो ऑर्चार्डिंग। मीडो ऑर्चार्डिंग मतलब कम स्पेस में अच्छे घनत्व में, माने हाई डेंसिटी प्लांटिंग लेकिन छोटे छोटे जिसमें से हम आराम से फल ले ले, उसमें हम गुआवा को लगाते हैं। तो ये हॉरिजेंटल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस के आप कहेंगे कि इस पे निर्भर करता है। अगर हम स्पेसिंग फॉर मीडो ऑर्चार्डिंग, तो अगर हम कहें कि स्पेस कितनी रहती है मीडो ऑर्चार्डिंग के लिए, तो 1 into 2 मीटर की स्पेस मीडो ऑर्चार्डिंग के लिए सही रहती है। गुआवा में जो मेन अमरूद में जो मेन पॉइंट है वो है उसके पेड़ की कटाई छटाई या सदाई का, माने ट्रेनिंग का। तो जो हम इसको ट्रेंड करते हैं गुआवा को, उसको हम कब ट्रेंड करते हैं, तो जो टाइम रहता है इसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग का वो फरवरी से मार्च के समय में रहता है, जब वो हम कह सकते हैं डोरमेंसी में जाता है या फलन में नहीं रहता है। और हम इसको जो सिस्टम अपनाते हैं ट्रेनिंग के लिए वो मॉडिफाइड लेटर सिस्टम है।
अब हम बात करते हैं कि गुआवा में एसिड जो प्रेजेंट रहता है वो सिट्रिक एसिड है। विटामिन सी कंटेंट बहुत हाई होता है और ये इनके छिलकों में पाया जाता है मैच्योर स्टेज पे। गुआवा में जो एक प्रैक्टिस है बेंडिंग प्रैक्टिस, वो महाराष्ट्र में फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे हमने बाहर में बताया कि हम मिर्ग बाहर लेते हैं और वो जो मिर्ग बाहर आने का समय है वो सर्दी का समय रहता है, शरद ऋतु का। तो जो क्यों रहता है कि जो फ्रूट क्वालिटी होती है विंटर क्रॉप की बहुत बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता है। बारिश आते ही फ्रूट फ्लाई का अटैक शुरू हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशन। मतलब हमने जैसे बताया कि केवल 2-3 महीने ही हमें फ्रूट और फ्लावरिंग नहीं मिलती है अमरूद में, बकाया सारा समय साल भर उसमें फ्रूट और फ्लावरिंग होती है। तो उन फ्लावर्स को झड़ाते हुए केवल विंटर्स के ही फ्लावर और फ्रूटिंग को लेना, माने विंटर की जो क्रॉप आए नवंबर टू जनवरी के बीच में वो क्रॉप हमको मिले, उसके लिए जो दूसरे सीजन्स में जो फ्रूट्स और क्रॉप्स आते हैं उनको हम हटाने की प्रक्रिया को क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं गुआवा में। अब हम बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। जैसे आपने सबने सुना होगा सरदार गुआवा या लखनऊ 49 गुआवा, तो इसका आपने जैसे नाम सुना है तो ये चांस सीडलिंग सिलेक्शन है। कहाँ से? इलाहाबाद सफेदा का, जो कि 1927 में गणेश खिंड फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे में बना था। और इसको किसने बनाया था? जीएस चीमा और देशमुख ने। जो L49 है वो टॉलरेंट है गुआवा बिल्ट। गुआवा बिल्ट जो है उकटा रोग एक बहुत ही ड्रॉबैक, या कह दें कि बहुत ही ड्रॉबैक है अमरूद का। अगर अमरूद के बागीचे में या अमरूद के पेड़ में अगर बिल्ट लग जाती है या उकटा रोग लग जाता है तो पूरा बगीचा या पेड़ ही खत्म हो जाता है। इसको क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है, खत्म करना, इसलिए इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर L49 जो वेराइटी है वो टॉलरेंट है गुआवा बिल्ट की। L49 जो है वो ब्रॉन्जिंग के लिए भी ससेप्टेबल है, लेकिन इलाहाबाद सफेदा से ज्यादा, माने इलाहाबाद सफेदा जो है वो ससेप्टेबल है ही ब्रॉन्जिंग के लिए, उसमें ब्रॉन्जिंग तो होती ही है लेकिन L49 में बहुत ज्यादा ब्रॉन्जिंग होती है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है चित्तीदार, इसके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उस पे लाल कलर के छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं, छींटे चिट्टे पाई जाती है, उसको चित्तीदार बोलते हैं। हरीजा ये बिहार में बहुत मोस्ट पॉपुलर है। हाफसी ये लाल कलर के रेड गुआवा, ये आप देख रहे होंगे, ये लाल कलर का जिसमें गूदा रहता है, फ्लैश रहता है, वो हाफसी। बेहद कोकोनट सीडलेस गुआवा। अर्क मृदुला, अर्क मृदुला इज ए सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफेदा सॉफ्ट सीडेड वेराइटी। अर्क मृदुला जो वेराइटी है उसके जो बीज होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, माने मुलायम रहते हैं, और ये सीडलिंग सिलेक्शन है। L49 जो है वो चांस सिलेक्शन था, ये सीडलिंग सिलेक्शन है इलाहाबाद सफेदा का। इलाहाबाद राउंड ये पार्थोकार्पनिक वेराइटी है। इलाहाबाद सुरखा यूनिफॉर्म पिंक फ्रूट विथ डीप पिंक फ्लैश। अगर इलाहाबाद सुरखा की बात करें तो इसका जो ऊपरी भाग है, मतलब जो इसका छिलका है ऊपर से, वो हल्का पिंक फ्रूट्स आता है उसमें, और अंदर जब हम काट के खाते हैं तो अच्छा लाल गूदा निकलता है। सहारनपुर सीडलेस, इलाहाबाद सफेदा, एप्पल कलर, नागपुर सीडलेस, हिसार सुरेखा, अर्क अमूल्य ये हाइब्रिड सीड है। अर्क सफेद हाइब्रिड वेराइटी है अर्क सफेदा और सीडलेस की। ललित, ललित ये जो है वो बहुत ही फेमस वैरायटी है। इसमें जेली मेकिंग के लिए, मतलब प्रोसेसिंग के लिए बहुत उपयोगी वैरायटी है, और इसमें जो हायर 24% इलाहाबाद सफेदा से 24% हायर यील्डिंग देती है, लेकिन जेली मेकिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी है। श्वेता में जो है वो TSS मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड बहुत अच्छा है, तो ये भी अपने कह सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। देखते हैं 104 ब्रिक्स जो लिखा हुआ है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज आने वाली वेराइटीज में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड्स की। पहला है कोहिर सफेद। कोहिर सफेद जो है वो कोहिर क्रॉस हुआ है किससे? इलाहाबाद सफेदा से, तो कोहिर सफेद हो गया। अगली बात है सफेद जाम। सफेद जाम में जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, इलाहाबाद सफेद किससे हुआ है? कोहिर से, तो सफेदा का सफेद पहले आ गया, कोहिर बाद में आया, तो सफेद जाम। ये इम्प्रूव्ड वेराइटी है, मतलब गुआवा की, जो डेवलप्ड हुई है सांगारेड्डी आंध्र प्रदेश में।
अब हम बात करते हैं कुछ रूट स्टॉक्स की। रूट स्टॉक्स क्या है, बिल्ट के लिए बहुत जरूरी होती है कि अगर हमारे बिल्ट की बीमारी ना आए तो जो वाइल्ड ट्रीज होती हैं या वाइल्ड जो पेड़ होते हैं, वैरायटी होती है, उनको एज ए रूट स्टॉक यूज करते हैं। कभी कभी हम दूसरी भी करते हैं। तो चाइनीज गुआवा जो है, फ्रेड ड्राई जो है, चाइनीज गुआवा जो है वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है और गुआवा बिल्ट के लिए रेसिस्टेंस है। अब एक होता है पिसीडियम पोइफोरम। इसका जो फ्रूट बनता है, आपने देखा होगा आजकल बाजार में कुछ जामफल आ रहे हैं जो कि एप्पल जैसे दिखते हैं, उसको एप्पल गुआवा भी बोलते हैं जनरली। तो ये फ्रूट ऑफ पिसीडियम पोइफॉर्म, जो एक फैमिली कह लीजिए या वैरायटी के लिए, पिसीडियम पोइफॉर्म का जो है वो एप्पल शेप्ड गुआवा होता है। और फ्रूट ऑफ पी पायरिफोरम इज पियर शेप्ड, और जो पिसीडियम प्राइफीरम का होता है वो पियर शेप, माने नाशपाती शेप जैसा फल आता है इसमें। अगर हम कहते हैं कि हमें, जैसे हमने बताया कि विंटर सीजन की क्रॉप हमको लेनी है और उसके लिए हम रेनी सीजन की क्रॉप जो रहती है उसको हटाते हैं, तो उसको क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं। और उस क्रॉप रेगुलेशन के लिए अगर हमें रेनी सीजन की हटानी है, तो अगर हमें अलावा सफेदा में हटानी तो 10% यूरिया का छिड़काव करेंगे, और अगर लखनऊ 49 में हटानी है तो हमको 20% का यूरिया का छिड़काव करना पड़ेगा। लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ पीक फ्लावरिंग, मतलब जब फ्लावर्स अपने पीक पे हो, माने पूरे फ्लावर्स लगभग आ चुके हों। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो होती है वो एनिप्लॉइड 82। अब हम बात करते हैं मेजर जो पेस्ट हैं जो इसकी क्वालिटी को खराब करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रूट फ्लाई, क्योंकि रेनी सीजन में इसका अटैक बहुत होता है, इसलिए रेनी सीजन की अच्छी क्रॉप हम नहीं मानते। मिलीबग और एफिड एक्सेट्रा। लेकिन मेजर इन्फेस्टिंग डिसीज जो हम बात करें कि जिससे गुआवा में बहुत अंतर पड़ता है, वो है रेड रस्ट और बिल्ट। और बिल्ट इतना, माने बिल्ट इसका मेन डिसीज आप बोल सकते हैं, जिसमें बागीचे खत्म हो जाते हैं। तो बिल्ट माने उकटा रोग। तो बिल्ट जो है वो फंगस के कारण होने वाली एक बीमारी है, सॉइल बॉर्न है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं एसोसिएटेड विथ जो फंगस है उसका है मैक्रोफोमिना स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज या सेफेलोपोरियम स्पीसीज। इनके कारण, ये जो फंगस की ये 3 स्पीसीज बताई हैं, इनके कारण बिल्ट होता है। लेकिन अगर पानी ज्यादा लगता है तो वहां भी उकटा रोग का प्रकोप होता है। गुआवा बिल्ट जो है वो अल्कली सॉइल में ज्यादा होता है। अगर अल्कली सॉइल कहीं पर है तो वहां पर विल्ट बहुत जल्दी आएगा। फ्रूट में ममीफिकेशन, मतलब मोम जैसा फ्रूट हो जाना, उसमें कोई स्वाद नहीं देना, ये भी गुआवा बिल्ट का ही एक कैरेक्टर है। और अगर बिल्ट फैलने के लिए या उकटा रोग फैलने के लिए जो फेवरेबल पीएच है सॉइल का, वो होता है 7.5 to 9। कहीं कहीं